हेलो फ्रेंड, जय श्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का यानी इकोनॉमी का एक नया टॉपिक जो है भारत की राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या अपनी आय पूरी आय की। तो दोस्तों इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया व्यय, लॉटरी जीतना, या किसी मकान की बिक्री के लिए कमीशन दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉटरी जीतना। लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू यानी जीडीपी की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर बनी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का मूल्य है, या यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यय के बराबर है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि बहुत ही गहराई से देखा जाए। इसका क्या आंसर है कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, या एक अनुबद्ध समय सीमा में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पाद के कुल व्ययों के बराबर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल एक होगा, यानी कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर, मतलब कि एक वर्ष कह लो या एक फाइनेंशियल ईयर कह लो कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश की सीमाओं के अंदर जो सभी वस्तुएं बनती हैं, वस्तुएं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अलग है, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अलग है, या संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं यहाँ को बता दूँ कि यदि हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में हम लोग 3 जो है सेक्टर को बेसिकली काउंट करते हैं, मतलब सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे 3 सेक्टर हो गए 1, 2, 3, यानी कि 3 सेक्टर हो गए हमारे, जिसको हम बात करें कि इसमें 3 सेक्टर हो गए हमारे 1, 2 और 3। इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और इसको बोला जाता है टर्जरी। अब दोस्तों बात करें अगर तो प्राइमरी सेक्टर जो है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो आता है वो फर्स्ट के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकंड के अंदर आता है, और वहीं बात करें अगर सर्विस सेक्टर की तो सर्विस सेक्टर जो है वो थर्ड के अंदर आता है।
तो इस तरीके से ये 3 सेक्टर हो गए। अब अगर हम इनकी परसेंटेज की बात कर लें तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है जीडीपी में, यहाँ हम बात करें कि जीडीपी में इनका प्रतिशत कितना है, तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो आता है 15 से 20% का कंट्रीब्यूशन है। वहीं अगर बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है 25 से 27% कंट्रीब्यूशन। और अगर सर्विस सेक्टर की बात कर ले तो सर्विस सेक्टर है 50 से 55% का कंट्रीब्यूशन। तो यदि हम इनको देख लिया जाए तो 20 और 27 47 होगी, जबकि ये 50 है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हुआ वो ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट हुआ। ये वाला ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि ये जो बात कर रहा है वो कर रहा है कृषि और उद्योग की। कृषि और उद्योग की मतलब फर्स्ट प्लस 2 इज इक्वल टू या इज ग्रेटर देन 3, फर्स्ट प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। तो ये इस तरीके से इसका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वैयक्तिक आय, या वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा मूल्यह्रास होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशिएशन, जिसको डिप्रेशिएशन बोला जाता है मूल्यह्रास को बेसिकली। तो जो डिप्रेशिएशन बराबर होता है वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट माइनस निबल को बोलता है नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जो डिप्रेशिएशन आता है वो ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का और विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का। तो दोस्तों हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आय में जो कृषि क्षेत्र का है वो 20% है। वहीं अगर विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण का जो है वो 27% के अकॉर्डिंग है, और विनिर्माण में ही व्यापार आता है और बैंकिंग आता है। तो अगर बात करें कि किसका प्रतिशत इसमें अधिक है तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि विनिर्माण में आ जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिशत इसमें अधिक है। बाकी व्यापार क्षेत्र का और बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिशत इनकी कंपैरिजन में भी कम है, क्योंकि ये दोनों ही जो है सर्विस सेक्टर में या कह लो कि क्यूमुलेटिव वे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, मतलब अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा जो है जनरेट होती है वो कृषि क्षेत्र से होती है, सेवा क्षेत्र से होती है, उद्योग क्षेत्र से होती है, व्यापार क्षेत्र से होती है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कृषि क्षेत्र से जो है वो 20% मैक्सिमम मान लो, सर्विस सेक्टर से होती है 50% मैक्सिमम, और उद्योग क्षेत्र से या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जो होती है वो होती है 27% के अप्रॉक्स। तो ये हमारा जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना 1949 में हुई थी, इसको याद करने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? D.R. गडगिल, पी.सी. महालनोबिस और B.K.R.B. राव या बी नटराजन। तो इसकी जो अध्यक्ष की बात की जाती है वो की जाती है पी.सी. महालनोबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में प्रकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। तो दोस्तों ये प्रकलन का मतलब होता है एक तरीके का एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के लिए ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है, इसमें जो है इस ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने माना है कि 99 और 2000 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 99 2000 है, लेकिन यदि हम करंट की बात करें तो करंट में जो है डेटा वो है 2011-12 को बेस ईयर माना है या आधार वर्ष माना है करंट की अगर बात करें तो इसका डेटा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में कौन सा एक सही हाश्यवान क्रम है। कौन सा एक सही हाश्यवान का मतलब होता है कि कम होता हुआ क्रम है। तो देखिए पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ऊपर है वो सेवा है, उसके बाद उद्योग है, उसके बाद जो है वो कृषि है।
सबसे पहले सेवा है, फिर उद्योग है, फिर कृषि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सर्विस आती है, फिर आपका इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है और फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का योगदान घटा है। योजना काल में या जो प्लानिंग कमीशन था उसमें राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो इंडिया की जीडीपी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इंडिया की जीडीपी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लेकिन आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। तो योगदान बेसिकली जो घटा है वो घटा है कृषि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः इतना था। तो देखो बात वही निकल के आ रही है कि जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्जरी सेक्टर है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर था बेसिकली, तो उसका प्रतिशत 59 था और सेकेंडरी सेक्टर का 33 था और टर्जरी सेक्टर का 27 था। तो ये जो है 8 और 9 के दौरान परिवर्तित होकर क्या हो गए, ये 8 और 9 के दौरान परिवर्तित होकर क्या हो गए। तो दोस्तों ये 8 और 9 के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर 59% था वो जाके हो गया 17%, और जो 13% था उसका एस्टीमेट टारगेट रखा गया 25%, तो जो 27 था उसका एस्टीमेटेड टारगेट रखा गया 57%। तो ये इस तरीके के इनके आंकड़े थे जो मतलब परिवर्तन देखा गया। चूँकि पुराना डेटा है तो इस हिसाब से इसको रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्विस सेक्टर है उसका विशेष योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। चालू मूल्यों पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय पूछा है इसने। तो अगर हम बात करें कि न्यूनतम आएगी तो न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो सभी को पता हुआ कि जनरली बिहार ही इसका आंसर आएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि चालू मूल्यों पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है सिक्किम, और दूसरे नंबर पे आता है गोवा, और तीसरे नंबर पे आता है दिल्ली, और चौथे नंबर पे आता है चंडीगढ़, और 5वें नंबर पे आता है हरियाणा, और 6वें नंबर पे और 7वें कर्नाटका है, तमिलनाडु है। इस तरीके से एक सीक्वेंस में आता है। अगर हम फर्स्ट 3 की बात करें तो सबसे ऊपर जो है वो है सिक्किम, और उसके बाद है गोवा का नंबर प्रति व्यक्ति आय के लिए बात अगर की जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई। देश में NSS की नेशनल सैंपल सर्वे भी कह सकते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में। और दूसरा है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी सहायता से इन दोनों ही संगठनों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसकी जो है 18 क्वेश्चन है, इसकी जो स्थापना हुई CSO की, वो स्थापना हुई 1951 में, यानी कि 1951 में CSO बना और 1950 में NSS की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। अब बात हो रही है भारत जब आज़ाद नहीं था उस समय की अंग्रेज़ों के शासनकाल की। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में सबसे पहले प्रति व्यक्ति जो आय थी उसकी गणना करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी द्वारा ही सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, उत्पादित विधि या आय विधि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादित विधि का भी प्रयोग किया जाता है और आय विधि का भी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या से या साक्षरता से? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो है राष्ट्रीय आय से संबंधित। भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी निर्यात का आकार, ऑप्शन सी ग्रामीण उपभोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रीय आय ही आर्थिक विकास की माप का बेहतर माप अगर कंट्री वाइज या राष्ट्रीयता के आधार पर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भी समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? स्वतंत्रता के बाद भी समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? मतलब परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। परंपरागत भी रखा गया, पुनरीक्षित भी रखा गया और नवीन श्रृंखला भी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया है, कि सबसे प्रति व्यक्ति आय के बारे में फर्स्ट नंबर पे सिक्किम है और सेकंड नंबर पे जो है वो है गोवा। तो सिक्किम इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर होगा गोवा। बात की जाए तो वो गोवा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व, तो स्वतंत्रता पूर्व की बात आती है तो फिर से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, दादा भाई नौरोजी सिराज ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत की राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। तो 4 अगस्त 1949 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर या स्थिर मूल्यों के आधार पर या उपयुक्त दोनों के आधार पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है? तो अगेन मैं कहूँगा कि पुराना डेटा है, इसलिए इसमें 99 2000 लिया है, जबकि देखा जाए तो 2011-12 अभी चल रहा है करंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। आने वाली एक कठिनाई है ऑप्शन नंबर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि पर्याप्त व सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ये समस्या सामने नहीं आती है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाने वाले व्यक्ति अगर देखा जाए तो भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, इसमें ना आज़ादी के पहले और ना आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है या सभी का बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो सबसे कम योगदान की बात की जाए तो वो प्राथमिक क्षेत्र ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बीच का है और ऑप्शन नंबर जो सी है वो तृतीय क्षेत्र मतलब सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रयोज्य आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय? आर्थिक विकास की बेहतर माप की अगर बात की जाए तो वो प्रति व्यक्ति आय की ओर जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ही एक बेहतर माप के लिए बेहतर विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का